हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर महेंद्र चौधरी। आज अपन आर.एस. प्रे के अंदर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे पारिस्थितिकी। देखो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में एवरेज हर साल 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर एवरेज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करें पारिस्थितिकी अथवा इकोलॉजी। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पारिस्थितिकी अथवा इकोलॉजी होता क्या है। देखिए, इसको समझने के सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कोई भी जीव ले सकते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं गाय की। ठीक है, ये गाय है। ठीक है, गाय जो होती है उसके साथ में क्या पाई जाती है? बकरी पाई जाती है। ठीक है, सॉरी, गाय के साथ में क्या होती है? नॉर्मली बकरी होगी। ठीक है, गाय मेन अपन मान रहे हैं इसमें गाय को। ठीक है, गाय को अपन स्टैंडर्ड मान के इसकी पढ़ेंगे भी। गाय के साथ में बकरियां पाई जाएगी। ठीक है, बकरियों के अलावा इसमें चारों तरफ पशु पक्षी पक्षी भी पाई जाएगी वातावरण में। ठीक है, ठीक है, तो जो जीव है, ठीक है, जीवों का आपस में क्या संबंध है? गाय के पास में एक दूसरी गाय होगी, दूसरी गाय भी होगी, तो गाय का गाय से क्या संबंध है? गाय का उस बकरी से क्या संबंध है? गाय का उस पक्षी से क्या संबंध है? ठीक है, इसके अलावा गाय का इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव में आपके कवक हो सकता है, जीवाणु हो सकते हैं, उनसे भी क्या संबंध है? वो भी इसको रोग फैलाते हैं, कभी कभी कुछ फायदा भी पहुंचाते हैं। बकरी है, बकरी इसको फायदा पहुंचाएगी, कुछ नुकसान पहुंचाएगी। पक्षी फायदा पहुंचाएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा इसके चारों और वातावरण है, और वातावरण में क्या क्या जाएंगे इसके अंदर? और में सूर्य का तापमान आ जाएगा, तापमान के अलावा उसमें जल आ जाएगा। ठीक है, वायु आ जाएगी। ठीक है, तो जीवों का आपस में होता था, उसके चारों पाए जाने वाले जो वातावरण, उसके बीच में क्या संबंध है? इसी के अध्ययन को क्या बोल देंगे अपन? पर्यावरण कह देंगे। ठीक है, तो गाय है, गाय से क्या संबंध है? बकरी से क्या संबंध है? पक्षी से क्या संबंध है? तथा उसके चारों जो वातावरण, तापमान, जल, वायु और अन्य कोई चीजें जो वातावरण की है, उनसे क्या संबंध आपस में? इसी के अध्ययन को अपन पारिस्थितिकी अथवा इकोलॉजी कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको अपन अब ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले कि पारिस्थितिकी अपन जो समझा, तो उसके आधार पर क्या समझा अपने कि समस्त जीवों के आपसी संबंध तथा उनके भौतिक वातावरण तो पर्यावरण। ठीक, उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। अपन ने पढ़ा गाय से उदाहरण लेके कि गाय का बकरी से, गाय का सूक्ष्म जीवों से, पक्षियों से, तथा उनके चारों जो वातावरण पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, जल है, इनके मध्य का क्या इंटररिलेशन, अंतर संबंध है, उनके अध्ययन को क्या बोलेंगे अपन? इकोलॉजी अथवा पारिस्थितिकी बोलेंगे। ठीक है, और पारिस्थितिकी जो शब्द है, यह शब्द किसने दिया? सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले जो दिया था साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट हैक्कल। ठीक है, यह सबसे पहले किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल। ठीक है, कभी पूछ सकते हैं कि आप पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन अब इकोसिस्टम के बारे में। जो अपने जो परिभाषा पढ़ी कि समस्त जीवों के आपसी संबंध तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, तो इसके जो संरचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है, फंक्शनल, ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होगी, उसको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। अब देखिए हम इकोसिस्टम अथवा पारिस्थितिकी तंत्र ठीक है, सेम यही डेफिनेशन रहेगी। फर्क क्या है कि इस डेफिनेशन की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होगी उसको बोलेंगे पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो ये सब दो शब्दों में बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकी अथवा, ठीक है, पारिस्थितिकी अथवा जो जीव है, ठीक है, जीव मंडल की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जिसके अंदर जीवों एवं भौतिक पर्यावरण के मध्य पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसी को अपन पारिस्थितिकी तंत्र बोल देंगे। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं अपन जीव मंडल की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जीव मंडल की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई।
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जिसमें जीवो एवं जिसमें जीवो जो अपन डेफिनेशन ये कर चुके ये आ जाएगी, जिसमें जीवो एवं भौतिक पर्यावरण, जीवो एवं भौतिक पर्यावरण के मध्य अथवा के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम अथवा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। ठीक है, सेम डेफिनेशन है, केवल इसमें विशेष चीज क्या आ गई, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? यह शब्द इकोलॉजी शब्द तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले दिया था टेंसले ने। किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन और दोनों के शब्द किसने दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन और कौन सा शब्द किसने दिया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं अपन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। मैंने पढ़ा कि पारिस्थितिकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और शब्द के दिए किसने? टेंसले ने दिया था। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके घटक, इसके घटक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पारिस्थितिकी की परिभाषा में, कि जीवों में को सब कुछ आ गया था, गाय भी आ गई थी, बकरी भी आ गई थी, सूक्ष्म जीव भी आ गए थे, पशु पक्षी सब आ गए थे उसके अंदर। ठीक है, और चारों का जो वातावरण था उसके अंदर अजैविक घटक भी थे। ठीक है, तो एक तो जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक, दो प्रकार के घटक इसमें होते हैं। अजैविक, सॉरी थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं हिंदी में, तो दूसरा घटक आ जाएगा अजैविक घटक। अजैविक घटक। ठीक है, तो जैविक घटकों में सबसे पहले अपन ने क्या क्या देखा? जैविक घटकों में अपन एक खाद्य जाल के बारे में बात करते हैं। इसमें कोई पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें एक खाद्य जाल होता है। खाद्य जाल में सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादक। उत्पादन में क्या होता है? हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक, उसको खाने वाले होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसके अंदर जो जैविक घटक के अंदर सारे के सारे जो भी जीव है वो सारे के सारे जैविक घटक के अंदर आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल जैविक घटक के अंदर आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा उत्पादक। ठीक है, उत्पादक में क्या जाएंगे? हरे पेड़ पौधे, वनस्पति बोल सकते हैं सीधा सा, वनस्पति। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आ जाएंगे उपभोक्ता। ठीक है, क्यों इतना से याद रखना उपभोक्ता। और उपभोक्ता को अपन डिटेल में डिस्कस करें तो उपभोक्ता में सबसे पहला आता है प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो कि वनस्पतियों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे गाय है, बकरी है। ठीक है, गाय बकरी भेड़ वगैरह। दूसरा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। द्वितीयक उपभोक्ता जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, उनको बोलने के अपन द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, जैसे सांप है। ठीक है, और तीसरा जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, इसमें भेड़िया भी आ जाएगा। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता में क्या जाएगा? उच्च मांसाहारी। इसमें क्या जाएंगे? उच्च मांसाहारी जो कि प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों खाएंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाएगा शेर। ठीक है, इसके अलावा शार्क मछली बड़ी वाली। ठीक है, बाज आ जाएगा। ठीक है, ये होगा द्वितीय उपभोक्ता।
तीसरा जैविक घटक में आ जाएगा डिकम्पोजर अथवा अपघटक। अपघटक, डिकम्पोजर। अपघटन के अंदर मेनली दो आते हैं, एक तो आते हैं जीवाणु, दूसरा आएगा कवक। ठीक है, अपघटकों का क्या काम है? अपघटकों का काम है उपभोक्ता, जो उपभोक्ता होते हैं उनको डिकम्पोज करना। ठीक है, तो ये तीनों जो पार्ट है, ये तीनों ये मिलकर क्या बनाएंगे आपस में? खाद्य जाल। इसी को फूड चेन बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो अपने की खाद्य श्रृंखला इम्पोर्टेंट है नहीं, के हिसाब से केवल अपने को ये याद रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक दो प्रकार के होते हैं, पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटकों में सबसे पहला था उत्पादक, उत्पादक में आती है वनस्पतियां, ठीक है, हरी पेड़ पौधे। दूसरा था उपभोक्ता और तीसरा था अपघटक। ठीक है, ये तो हो गए जैविक घटक। ठीक है, डिटेल में अगर पढ़ना चाहे तो उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। उनके एग्जाम्पल प्राथमिक तो आ जाएगी शाकाहारी सारे गाय भेड़ बकरी भैंस, और द्वितीयक में आ जाएगी प्राथमिक खाने वाले सांप है भेड़िया है, और तृतीयक में आ जाएगी उच्च श्रेणी के मांसाहारी जिसमें शेर है, शार्क है, बाज है और भी। ठीक है, और इसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा अपघटक जो कि इनको डिकम्पोज करेंगे, जीवाणु और कवक। ठीक, ये हो गए ये। अब बात करते हैं अजैविक घटकों की। ठीक, अब बात करेंगे अजैविक घटक। अजैविक घटकों के अंदर जो वातावरण के अंदर जो अजैविक घटक थे उनमें क्या क्या है? सबसे पहले अपन देखते हैं वातावरण में तापमान। ठीक, तापमान है, जल है, वायु है, ठीक है, आर्द्रता है। ठीक है, ये क्या सारे के सारे अजैविक घटक है। ठीक है, जैविक घटकों में तो ये आ गए, अजैविक घटकों में। ठीक है, अजैविक घटकों में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। अजैविक घटकों में आरएस में पहले क्वेश्चन आएगा एक बार। ठीक है, अजैविक घटक तापमान, जल, वायु, आर्द्रता। इसके अलावा बहुत सारे अजैविक घटक बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और जैविक में आ जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा और पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन सुपोषण अथवा यूट्रोफिकेशन। इससे पहले इसको अपन ऐसे रिमूव करते हैं इसको। अब बात करेंगे सुपोषण। देखिए इसमें केवल मेन चीज जो आरएस प्ले के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कुछ तो पूछी गई है और कुछ पूछी जा सकती है, कोई डिस्कस करेंगे ज्यादा नहीं। सुपोषण इंग्लिश में बोलेंगे यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन नाम से लग रहा है सुपोषण, पोषण का मतलब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? मान लीजिए कोई जलाशय, मान लीजिए कोई जलाशय, पौंड है, तालाब है। ठीक है, तालाब। ठीक है, तो जलाशयों में पोषण, न्यूट्रिएंट्स का मतलब यहाँ पर बात, न्यूट्रिएंट्स का यहाँ मीनिंग होगा नाइट्रोजन, ठीक, वह फॉस्फोरस, नाइट्रोजन व फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। ठीक है, ये यहाँ पर पोषण न्यूट्रिएंट्स से मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो जब जलाशयों में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों की मात्रा बढ़ जाएगी तो उन जलाशयों में क्या होगा? शैवालों की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक, शैवाल जो है एल्गी, ठीक है, शैवालों की मात्रा बढ़ जाएगी। पोषण ज़्यादा मिलेगा तो शैवालों की मात्रा अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, शैवालों की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब शैवालों की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसको क्या बोल देंगे अपन? एल्गल ब्लूम। क्या बोलेंगे इसको? एल्गल ब्लूम अथवा शैवाल प्लूम। ठीक है, इस घटना को बोलेंगे एल्गल ब्लूम, मतलब शैवालों की कम समय में बहुत ज़्यादा वृद्धि होना। क्यों? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोषण उपकरण, इसको एल्गल ब्लूम कह देंगे। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर चूंकि ये पोषण के कारण हो रहा है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस उर्वरकों के कारण, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल देंगे? सुपोषण होता है, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ये अपना समझ हो गया। अब इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं डेफिनेशन को। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि इसमें जैसा अपने समझा सेम वैसा लिखना है कि जलाशयों में, अब जलाशय कुछ हो सकता है, तालाब हो सकता है, झील हो सकती है। जलाशयों में नाइट्रोजन, जलाशयों में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस युक्त उर्वरकों की मात्रा अधिक हो जाने के कारण, अधिक हो जाने के कारण वहाँ शैवालों की मात्रा एल्गी, शैवालों
की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं तथा इस पूरी प्रक्रिया को या उस पूरी प्रोसेस को ही सुपोषण मीनिंग मतलब वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोषकों के कारण शैवालों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि को एल्गल ब्लूम और उस पूरी प्रोसेस क्योंकि पोषक तत्वों के कारण हो रही है, इसको सुपोषण कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। ठीक है, ये आरएस में क्वेश्चन आया। ठीक है, आरएस में क्वेश्चन आया और आ भी सकता है। इसमें क्या पूछ सकता है? इसमें एक तो पूछ सकता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती है इसमें, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने का। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है इसमें एल्गल ब्लूम किसे कहते हैं, तीसरा पूछ सकता है सुपोषण किसे कहते हैं। 4 क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुपोषण में कौन कौन से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, दूसरा इसमें शैवालों की जो मात्रा बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, और पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब बायोमैग्निफिकेशन, तो जैव आवर्धन। जैव आवर्धन, जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, नाम से लग रहा है जैव आवर्धन मतलब जीवों के अंदर आवर्धन, मैग्निफिकेशन मतलब भर जाना। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा भी क्या पढ़ा, अपने फूड चेन पढ़ा था, शॉर्ट में पढ़ा था फूड चेन। उसमें क्या था, पहले शाकाहारी थे, वनस्पति सॉरी फूड चेन पहले तो कहते हैं उत्पादक थे जिसके अंदर वनस्पतियाँ थी, फिर था उपभोक्ता कौन से, प्राथमिक शाकाहारी, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, और लास्ट में थे डिकम्पोजर यानी अपघटक। ठीक है, तो उसमें क्या जो खाद्य जाल थी, ठीक है, उसमें पोषण जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाएंगे तो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में हानिकारक प्रदूषक उसमें पेस्टिसाइड हो सकते हैं। ठीक है, उनकी मात्रा का बढ़ना उसी को जैविक आवर्धन कहते हैं। जैसे अपन बात की, अपन ने सबसे पहले वनस्पति अपने फूड चेन में बात की थी, फूड चेन। ठीक है, अपन ने बात की थी किसकी, फूड चेन की। ठीक है, फूड चेन में क्या था, पहले वनस्पति था, क्या थी, वनस्पति। ठीक है, वनस्पति से क्या आया था, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता से क्या आया था, द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है, तो द्वितीयक उपभोक्ता के बाद में आता है तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर आता है अपघटक। ठीक है, ये डिकम्पोज कर देते हैं। तो जैविक आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन मतलब है कि हानिकारक पदार्थ फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, कोई भी डीडीटी ले लेते हैं। ठीक है, वनस्पति मान ले कोई एक पेड़ है, उसके अंदर डीडीटी की मात्रा मान लीजिए 5 है। ठीक है, इसके बाद में ये वनस्पति को किसने खाया, प्राथमिक उपभोक्ता, गाय या तो भैंस, किसने, गाय मान लेते हैं, गाय ने खाया। ठीक है, तो गाय में डीडीटी की मात्रा क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, गाय को खाया किसने बाद में, गाय को किसी भी जैसे भेड़िया खा गया, कौन खा गया, भेड़िया। ठीक है, तो भेड़िया में मात्रा होगी इसकी 8। फिर भेड़िया को किसने खा गया, शेर, भेड़िया को खाया शेर ने, शेर में इसकी मात्रा कोई 10। ठीक है, यहाँ पर मात्रा कितनी थी डीडीटी की, 5, यहाँ पर कितनी थी, 7, फिर 8 और फिर 10 हो गई। ठीक है, यानी उत्तरोत्तर क्रमोत्तर, यानी जैसे जैसे पोषक स्तरों में अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो डीडीटी की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। 5 से 7 हुई, 7 से 8 हुई, 8 से 10 हुई। अपने फॉर एग्जाम्पल है कितनी हो सकती है। ठीक है, लेकिन बढ़नी चाहिए। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में हानिकारक प्रदूषक की मात्रा का बढ़ना ही जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब इसको अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं इसमें कि खाद्य श्रृंखला में या खाद्य जाल में, खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में हानिकारक प्रदूषकों की मात्रा व सांद्रता का बढ़ना ही बायोमैग्निफिकेशन और जैविक आवर्धन कहलाता है। ठीक है,
इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल DDT। ठीक है, सभी की मात्रा नहीं बढ़ती, कुछ सी की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट है DDT। ठीक है, ये DDT वाला RS में आया क्वेश्चन है, RS में आया हुआ है। ठीक है, ये जैविक आवर्धन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे पर जैव उपचारण। जैव उपचारण नाम से लग रहा है इसमें उपचारण मतलब उपचार, मतलब जो हानिकारक पदार्थ जो प्रदूषक है उनकी मात्रा का कम, उनका प्रभाव का कम होना, उसको जैव उपचारण बोलेंगे। ठीक है, तो और ये करेगा कौन? सूक्ष्म जीव करेंगे। अपन फूड चेन के अंदर पढ़ा तो लास्ट के अंदर क्या था? अपघटक हैं। अपघटक का मतलब क्या होता है? इनको डिकम्पोज करना। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम विषाक्त पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाएगा? जैव उपचारण कहलाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या था? अपघटक थे। अपघटकों के द्वारा अधिक प्रदूषक पदार्थों को कम प्रदूषक पदार्थों में बदलना जैव उपचारण अथवा ये कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। सीरीज डेफिनेशन है, नाम से लग रहा है। सूक्ष्म जीवों और सूक्ष्म जीवों पर पड़ा कवक और जीवाणु। कवक मेनली कवक और जीवाणु आते हैं इसमें, कवक और जीवाणु। तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से अधिक हानिकारक प्रदूषकों को अधिक हानिकारक अथवा अधिक विषाक्त प्रदूषकों को अपेक्षाकृत कम विषाक्त पदार्थों में बदलना। कम विषाक्त पदार्थों में बदलना ही जैव उपचारण कहलाता है। बदलना जैव उपचारण कहलाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? प्रदूषण को कम कर रहा है, क्योंकि अधिक हानिकारक प्रदूषण कम हानिकारक प्रदूषकों में बदल रहा है, तो यह प्रदूषण को कम करता है। क्या करता है? प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। को कम करने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये जैव उपचारण की सिंपल डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स अथवा पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक, अपन देखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड अपन ने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा। तो इकोसिस्टम में अपन ने बहुत सारे क्या देखे? उत्पादक देखे, उपभोक्ता देखे और डिकम्पोज देखे। ठीक है, तो उनके अपन पिरामिड देखेंगे। पिरामिड में संख्या का पिरामिड देखेंगे, जीव भार का देखेंगे और ऊर्जा की पिरामिड, 3 देखेंगे। ठीक है, ये काफी डिटेल टॉपिक है। अपने को केवल यहाँ पर पिरामिड, कौन सा पिरामिड सीधा होगा, कौन सा पिरामिड उल्टा होगा। ठीक है, इसको सीधा से याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है RSP के हिसाब से। तो सिंपल सा टॉपिक है, तो केवल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी हाल फिलहाल। केवल इतना याद रखना है कि कौन सा पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है। तो सबसे पहला पिरामिड इसमें अपन जो स्टार्ट करेंगे, वो पहला पिरामिड देख रहे हैं ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, पहला पिरामिड आएगा ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, जो डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, इतना टाइम भी नहीं है, केवल सीधा सा रटाफिकेशन करना है। ऊर्जा पिरामिड जो होता है, ये क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ये क्या होगा? हमेशा ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, दूसरा पिरामिड अपने को पढ़ना है, वो है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड। ठीक है, संख्या पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। क्या होता है? सामान्यतः यूजुअली सीधा होता है, सीधा होता है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसके? संख्या में जैसे घास का मैदान है, घास का मैदान, घास का मैदान, तालाब, जलीय परितंत्र में तालाब आ गया। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद हमने क्या लिखा है इसमें? सामान्यतः सीधा होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है कुछ के। इसके एक्सेप्शन, अपवाद, इसके अपवाद आ जाएंगे। वृक्ष परितंत्र, जो वृक्ष परितंत्र होता है ना, कोई भी पेड़ ले लेते हैं, उसके परितंत्र में अगर संख्या का पिरामिड देखिए, वृक्ष परितंत्र, वो क्या होगा? उल्टा होगा। वृक्ष परितंत्र में संख्या पिरामिड उल्टा होता है। संख्या पिरामिड उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। ठीक है, संख्या पिरामिड उल्टा हुआ।
तो संख्या पिरामिड क्या होता है, सामान्यतः सीधे होते हैं, लेकिन वृक्ष पारितंत्र की बात करें तो वृक्ष पारितंत्र में क्या होगा, उल्टा होगा। अब तीसरा पिरामिड की बात करें तो तीसरा पिरामिड आएगा इसमें जैव-भार पिरामिड। जैव-भार पिरामिड। अब जैव-भार क्या होता है, क्या नहीं होता, यहाँ डिस्कस करना, इसका मतलब नहीं, बाद में के पार्ट है ये, ठीक है। सीधा से याद रखना है, जैव-भार में दो तरह की पिरामिड देखना है इसमें, एक तो स्थलीय पारितंत्र, एक जलीय पारितंत्र, ठीक है। स्थलीय पारितंत्र का तो सीधा होगा, स्थलीय पारितंत्र का तो होगा सीधा, डायरेक्ट, ठीक है। और जलीय पारितंत्र में जैव-भार का पिरामिड, जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र में क्या होगा, ये उल्टा होगा, ठीक है। तो ये अपने पिरामिड कंप्लीट हो गई, पारिस्थितिक पिरामिड वेरी इंपॉर्टेंट है, आरएस में क्वेश्चन आया हुआ है पहले, आरएस प्री की सबसे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इसमें ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। संख्या पिरामिड ये भी सामान्यतः सीधे होते हैं, केवल एक अपवाद है, वृक्ष पारितंत्र, वृक्ष पारितंत्र में उल्टा होता है, ठीक है। जैव-भार की पिरामिड है, स्थलीय पारितंत्र में तो सीधे होंगे और जलीय पारितंत्र में उल्टे होंगे, ठीक है। सीधी सी 3 लाइन याद रखिए, ठीक है। ये हो गया अपना जैव-भार का पिरामिड, सॉरी इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड के बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ नहीं लेकिन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको अपन यहाँ से, ठीक है। अब पढ़ेंगे लिंडमैन का 10% का ऊर्जा का नियम, ठीक है। लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम, ठीक है। इसके अंदर अपन देखेंगे वही फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, ठीक। खाद्य श्रृंखला में अपन ने देखा सबसे पहले क्या थी, वनस्पति, ठीक। प्रोड्यूसर वनस्पति, वनस्पति के बाद में थे प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में थे द्वितीयक उपभोक्ता, फिर थे तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता, फिर लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर तो अपघटक, ठीक है। इसमें बात करें ऊर्जा का नियम, इसमें अपन देखेंगे कि उत्तरोत्तर जो पोषण स्तर है उसमें कितना ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, उसको अपन 10% का नियम बोलेंगे। इसके अनुसार क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बाकी 90% ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। मान लेते हैं वनस्पति है इसके अंदर मान ले 100 ऊर्जा है, ठीक है। तो इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता में जो ऊर्जा आएगी वनस्पति से केवल 10% आएगी, बाकी 90% नष्ट हो। इसमें अगर 100 जूल है तो इसमें केवल 10 जूल ही आएगी, कितनी आएगी, 10 जूल ही आएगी, ठीक है। इसकी 10 जूल, ठीक है। इसका 10%, किसका, वनस्पति का 10% इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब बात करें द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, अगर इसमें 10 जूल है तो इसमें कितना आएगा, इसका 10% ही आएगा, इसमें केवल इसका 10% मतलब 1 जूल ही आएगा, कितना है, 1 जूल, ठीक है। इसका 10% है उत्तरोत्तर, ठीक है। इसमें तो प्राथमिक उपभोक्ता में तो वनस्पति का 10% आएगा और द्वितीय उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता का 10% आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में कितना था, 10 जूल, 10 जूल का 10% कितना आएगा, 1 जूल, ठीक है, 1 जूल। फिर तृतीय उपभोक्ता में 1 का 10% आएगा, ठीक है। बाकी 90% ऊर्जा हासिल है, इसमें केवल 10% जूल यहाँ पर आई, बाकी 90% वो नष्ट हो गई। इसमें 10 में से केवल 1 जूल है, बाकी 9% ऊर्जा नष्ट हो गई। इसी को बोलेंगे लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया, लिंडमैन के द्वारा दिया गया। सबसे पहले लिंडमैन द्वारा दिया गया, और इसके अनुसार क्या होता है, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, 10 स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अपने पर्यावरण पारिस्थितिकी का पहला पार्ट इकोलॉजी और इकोसिस्टम कंप्लीट। थैंक यू।